नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने चैप्टर आपका 9 है ये, और आज के सवाल समाज से संबंधित रहेंगे। आपका अध्याय 9 है और समाज से संबंधित आपके सवाल रहेंगे। समाज से किस प्रकार के सवाल आपके यूपी टेट और जहाँ भी आपकी व्याकरण से संबंधित पूछी जाती जो क्लासें होती हैं या एग्जाम में जो भी व्याकरण आपका पूछा जाता है, अगर वहाँ से यहाँ समाज से अगर कोई भी सवाल आता है तो यहाँ से आपकी बेसिक समझ डेवलप होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है उसका आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षिप्त। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? जो भी विभक्तियां चिन्ह होते हैं समास करते समय उन चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, गायब हो जाती हैं। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। समास का उद्भव ही समास अर्थ को कम से कम शब्दों में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे राम, अगर हम बात करें, जैसे दिन और रात में 3 शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात एक समस्त क्या है? समस्त शब्द किया जा सकता है। जैसे 3 शब्द यहाँ पे दिन और रात, यहाँ पे दिन रात बोल दिया तो छोटा हो गया ना रूप आपका। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्त चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बने उसे सामासिक या समस्त पद कहते हैं। लिखने वाली रीत को विग्रह कहते हैं। जैसे धन संपन्न, समस्त धन संपन्न लिखा हुआ है, ये समस्त पद है आपका। समस्त पद का विग्रह धन से संपन्न, मतलब इसका विग्रह करेंगे तो धन से संपन्न हो जाएगा। अगर आप इसे रीत विग्रह समस्त पद में लिखना चाहते हैं धन संपन्न को, तो इसका धन संपन्न लिखेंगे, धन से संपन्न को धन संपन्न लिखेंगे आपका, है ना। समस्त पद क्या होते हैं? ऐसे शब्द समास विग्रह के बाद में जो भी निर्माण हुआ है जिस भी पद का, वो समस्त पद कहलाता है। समस्त पद में कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं होते हैं आपके। जैसे रसोई घर आपका समस्त पद का विग्रह रसोई के लिए घर होगा। रसोई के लिए घर को हमने रसोई घर कह दिया है ना, तो इसके लिए ये संक्षिप्त हो गया ना। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और होता है उत्तर पद। पूर्व पद पहले का, उत्तर में बाद का पद। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद आपका पूजा घर, पूर्व पद आपका पूजा है, उत्तर पद बाद का पद आपका घर है ना। तो समस्त पद में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और बाद का पद। तो पूजा और घर, तो यहाँ समास विग्रह जब करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? पूजा के लिए घर, के लिए यहाँ पे हटा दिया ये, क्योंकि हमारी विभक्ति चिन्ह है ना। तो यहाँ पे पूजा घर हो गया। माता पिता समस्त पद है आपका। माता पूर्व पद और पिता आपका उत्तर पद हो जाएगा। अगर समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएंगे। जैसे नव और रत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह को क्या कह देते हैं? नवरत्न कह देते हैं, है ना। हस्तगत हस्त आपका पूर्व पद है और गत आपका उत्तर पद है। यह हस्त में गया हुआ। इस प्रकार से आप समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद और सामासिक पद क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होते हैं, आपने देखा। समास के भेद देख लीजिए। समास के भेद मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। पूछे जाएंगे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना होगा 4 भेद होते हैं। जिन 2 पदों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व पर ये पद किए जाते हैं।
जिस समास में पहला पद प्राह प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस किसी भी समास में प्राह प्रथम पद कैसा होता है, प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिनमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो आपने देखा अव्ययीभाव समास आपका पूर्व पद प्रधान होगा और आपके तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा आपका, और जिस समास में जिस शब्द में आपके दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता। जिस पद में कोई भी प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं। पहला कर्मधारय समास और द्वियुग समास। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला आपका अव्ययीभाव समास क्या होता है ना। जिस पद का प्रथम अभी बताया था अव्ययी पद, जिस समास का प्रथम पद क्या हो आपका प्रधान हो उसमें अव्ययीभाव समास होता है। यहाँ देखते हैं इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्यय पद का लिंग वचन कारक नहीं बदलता, वह सदैव एक समान रहता है। इसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। मतलब अव्यय पद जो होगा वो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलेगा और प्रथम पद आपका प्रधान होगा। जैसे यहाँ पे समस्त पद दे रखा है यथा शक्त, यथा यहाँ पे क्या है अव्यय पद है और बाद का पद शक्ति है। तो यहाँ विग्रह करेंगे शक्ति अनुसार, यथा शक्ति को शक्ति अनुसार, यथा समय के अनुसार, प्रति यहाँ पे यथा आपका अव्यय है, प्रति क्षण आपका हर क्षण विग्रह हो जाएगा, हर क्षण। यथा आपका क्या है आपका अव्यय है, संभव जैसा संभव हो, आजीवन जीवन भर पेट भर कर, और आजन्म आजन्मे आपका कैसा अव्यय पद है, अव्यय पद जन्म, इसका समास विग्रह करेंगे तो आपका जन्म से लेकर होता है आजन्म, मरण तक, प्रतिदिन, प्रति आपका क्या है अव्यय पद है और दिन आपका शब्द है ना। तो हर दिन हो जाएगा। बेखबर बिना खबर के, बिना बेखबर, बे आपका उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग क्या अव्यय क्या होते हैं, बे शब्द जिनके लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है आपके अव्यय कहलाते हैं, है ना। अपवाद स्वरूप देख लीजिए, अव्ययीभाव समास के उदाहरण अपवाद से संबंध देख लीजिए। जैसे हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिसमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता, परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। घर वहाँ की अव्ययीभाव समास माना जाता है। जैसे यहाँ घर के बाद घर आपका कौन सा समास हो जाएगा, इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। रातों रात ही रात में आपकी क्या हो जाएंगे, ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा इसमें। अगला समास हम लोग तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है, इस समास में पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान होता है। कैसा, इस तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौड़ होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें कारक के विभक्त चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। इसीलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के 6
भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 2 का आपका कर्ता और संबोधन का लोप हो जाता है, इस वजह से इनको 6 का, क्योंकि हमारे कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं, इसमें कर्ता संबोधन का लोप हो जाता है, इस वजह से इनको 6 भेदों में बांटा गया तत्पुरुष समास को। यहाँ देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति क्या होती है? को कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्म में अगर को विभक्ति अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पे कर्म कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। को विभक्ति चिन्हों का लोप होता है इसमें कर्म तत्पुरुष समास में। जैसे समस्त पद आपका दे रखा है, ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, और सर्व प्रिय, सभी को प्रिय। को शब्द आ गया ना, यहाँ भी को आ रहा है, यहाँ भी को आ रहा है, तो आप कौन सा तत्पुरुष समास लगाएंगे? कर्म, कर्म तत्पुरुष समास को लगाना होगा। यथा प्राप्त, यथा यस को, यस प्राप्त, यस को प्राप्त, तत्पुरुष आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। शरणागत, शरण को आया हुआ, शरणागत में कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। सर्व प्रिय, सब को प्रिय, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है करण तत्पुरुष समास, इसमें से चिन्ह का लोप होता है। जैसे भावपूर्ण, समस्त पद आपका भावपूर्ण है, भाव से पूर्ण, यहाँ पे कौन सा? करण तत्पुरुष हो जाएगा। बाणाहत, बाण से आहत, हस्त लिखित, हस्त से लिखित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, आपका करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए, संप्रदान की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? कारक चिन्हों में के लिए ना का लोप होता है। गुर दक्षिणा, गुर के लिए दक्षिणा, राह खर्च, राह के लिए खर्च, बालामृत, बालों के लिए अमृत, और युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, विद्यालय, विद्यालय में कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह होती है के लिए। विद्यालय के लिए आग्रह, विद्यालय का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका विद्यालय के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। अपादान तत्पुरुष समास की अगर बात करें, अपादान में से पृथक या अलग के लिए चिन्ह का लोप होता है। अपादान से अलग होने के लिए विभक्ति चिन्ह होता है ना। हाँ, जैसे देश निकाला, देश से निकाला, देश से अलग हो गया बिल्कुल, तो यहाँ पे कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, यहाँ भी बंधन से मुक्त आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष समास आपका का, के, की चिन्हों का लोप होता है संबंध तत्पुरुष समास में। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, और नगर सेठ, नगर का सेठ, राजमाता, राजा की माता, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। जलधारा, जल की धारा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। मतदाता, मतदाता में मत का दाता, संबंध तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें मैं पर चिन्हों का लोप होता है। जैसे जलमग्न, जल में मग्न, अगर मैं चिन्ह मिल जाए आपको तो अधिकरण तत्पुरुष समास लगा देना। जैसे कि आप बीती, आप पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, अधिकरण तत्पुरुष समास में चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। घोड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, मैं पर पे किसमें आता है? अधिकरण तत्पुरुष समास में आता है विभक्ति चिन्ह, है ना। अगला समास हमारा तीसरा समास रहेगा कर्म धारय समास। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। किसका? कर्मधारय में इसकी पहचान क्या है? इस समास के पहले पद और दूसरे पद, कौन से पद? पहले और दूसरे पद में विशेषण, विशेष, विशेषण, विशेष। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। और विशेष क्या होते हैं? जो पद संज्ञा विशेषण की भी विशेषता बताते हैं विशेष कहलाते हैं। आपके विशेष ही संज्ञा सर्वनाम होते हैं। उपमेय उपमान का संबंध जिसमें होता है वो आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं।
देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे समस्त पद दे रखा है यहाँ पे, समस्त पद विशेषण विशेष संबंध, जैसे महापुरुष, पुरुष की विशेषता है कि महान है, तो यहाँ महा तो आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन विशेष पुरुष विशेषण है, विशेष हो जाएगा ना, क्योंकि पुरुष की विशेषता है कि वो महान है, तो विशेष हमारा क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। जैसे विग्रह करेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे तो महान है जो पुरुष, महान है जो, अगर किसी भी शब्द का विग्रह करने पर आपको है जो के समान अगर शब्द मिल जाए, आ जाए, तो वहाँ पे आप कर्मधारय समास लगाइएगा। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर, क्या है इसका, पीताम्बर, पीत पीला, अंबर माने आकाश, है ना। तो यहाँ पे इसका समास विग्रह करेंगे, पीला है जो अंबर, आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा आपका। प्राण प्रिय, प्राण से प्रिय, है ना, प्राणों से प्रिय कह सकते हैं, प्रिय है जो प्राणों को, तो आप क्या कह देंगे यहाँ पे, प्रिय है जो प्राणों को, प्राण प्रिय प्रिय कहलाएगी, तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। उपमेय उपमान की अगर बात करें, चंद्र बदन, बदन की विशेषता है कि वो चंद्रमा के समान दिख रहा है, उपमेय उपमान है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे चंद्रमा के समान बदन अर्थात मुंह, आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कमल नयन, नयन जो है कमल जैसे दिख रहे हैं, तो वहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध हो गया ना, तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा आपका कमल के समान नयन, है ना। अगला विद्याधन, विद्याधन में विद्या रूपी धन आपका उपमेय उपमान का संबंध है, कर्मधारय समास हो जाएगा। भव सागर, सागर की विशेषता है कि भव रूपी सागर, आपका कौन सा समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। मृग नयनी, मृग के समान है जिसके नयन, अच्छा मृग के समान नेत्रों वाली भी कह सकते हैं, तो मृग नयनी में कौन सा समास, कर्मधारय समास हो जाएगा आपका। अगला समास हमारा द्वियुक्त समास है। द्वियुक्त समास क्या होता है, इस समास का पहला पद संख्यावाची अर्थात गणना बोधक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है, इतनी वस्तुओं का समूह है, मतलब आपको कहीं भी संख्यावाची पद दिख जाए तो वहाँ पे आप बताएंगे कि वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्वियुक्त समास हो जाएगा। और कर्मधारय समास में जिसमें विग्रह करने पर आपको है जो के समान मिल जाए, विशेषण विशेष से संबंध मिल जाए, उपमेय उपमान का संबंध मिल जाए, है ना, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। और अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय मिल जाए, है ना, अव्यय मिल जाए तो वहाँ पे अव्ययभाव समास हो जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है वो अव्ययभाव समास कहलाते हैं, प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास कहलाते हैं। अगला हमारा समास द्वियुक्त समास की तरफ चल रहे हैं, चौथा है द्वियुक्त समास। तो यहाँ पे हमने बताया अभी आपको कि किसी भी समस्त पद में पहले आपको संख्यावाची अगर पद मिल जाता है तो वहाँ पे आप हमेशा द्वियुक्त समास लगाइए। नवरत्न, नव आपकी 9 संख्या दिख रही ना, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वियुक्त समास। जैसे सप्ताह में 7 दिख रहा है तो यहाँ 7 आहतों का समूह आपका सप्ताह होता है, आपका कौन सा समास हो जाएगा सप्ताह में, द्वियुक्त समास हो जाएगा। आपका त्रिमूर्त, त्र माने 3 होते, मूर्त 3 मूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह आपका त्रिमूर्त कहलाता है, तो यहाँ पे कौन सा समास, द्वियुक्त समास हो जाएगा। नवरत्न, नवरत्न यहाँ 9 रत्नों का समूह हो जाएगा, विग्रह करेंगे 9 रत्नों का समूह हो जाएगा आपका। जैसे शताब्दी, शताब्दी में सत दिख रहे हैं ना, 100 अब्दों या वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। सत माने शताब्दी कितने वर्षों को कहते हैं, 100 वर्षों का जो समूह होता है, जो 100 वर्षों की जो सालें होती हैं उसे शताब्दी कहा जाता है। शताब्दी में अगर आपसे समास पूछा जाता है तो आपको द्वियुक्त समास बताना होगा, 100 अब्दों या वर्षों का समूह शताब्दी कहलाएगा। त्रिभुज में अगर पूछा जाए तो आपको बताना होगा द्वियुक्त समास, इसका विग्रह पूछा जाए तो आपको बताएंगे कि 3 भुजाओं का समूह। पंचतंत्र में 5 संख्या 5 दिख रही है, 5 पंचरात्र या पंचतंत्र हो, पंचरात्र हो, पंचकोण हो,
इस प्रकार से अगर कोई भी समास पूछा जाता है तो हमेशा वहाँ पे द्विगु समास लगाइए। जैसे पंचरात्र, पंच माने 5 और रात्र स्त्रियों का समाहार, है ना। अपवाद इसमें देख लीजिए, अपवाद कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाची शब्दांश आता है, जैसे कि पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह, यह इसका अपवाद है। लेखक द्वय, 2 लेखकों का समूह, और संकलन त्रय, 3 संकलनों का समूह, यह इसका अपवाद है। प्रथम ना के लास्ट में आपका संख्यावाची पद आ रहा है ना, तो वहाँ भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला समास हमारा 5वां समास है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। इसमें देख लीजिए, इस समास में दोनों पद कैसे होते हैं? समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह क्या होता है आपका? ये योजक चिन्ह है। अगर आपसे योजक चिन्ह इस प्रकार से अगर लिखा है किसी भी समस्त पद में, तो आप समझ जाइए इस प्रकार का योजक चिन्ह है आपका। योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं समास विग्रह करने पर और या अथवा एवं तथा एवं आदि शब्द लगते हैं। जैसे यहाँ पे समस्त पद, मतलब जिस समास में प्रथम और द्वितीय पद दोनों कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं, और विग्रह करने पर आपके और मिल जाए, या मिल जाए, एवं मिल जाए, अथवा मिल जाए, तो वहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास होता है। जैसे रात और दिन में योजक चिन्ह है आपका, तो रात और दिन विग्रह किया और आ गया, है ना, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। सीता और राम और मिल गया ना यहाँ पे, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। दाल और रोटी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। माता और पिता और मिल गया ना। आयात निर्यात, यहाँ योजक चिन्ह मिल रहे हैं और यहाँ पे इसका विग्रह कर रहे हैं, तो आपका और मिल रहा है। जैसे हान या लाभ, यहाँ पे देखिए, यहाँ